Hello everyone, this is Vanshika and this is your science teacher and we are going to start with class 10th के science MCQs। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये लीक्ड MCQs है। इन्हें हम करेंगे, साथ ही साथ में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे के सारे आपके चैप्टर्स के बारे में देखेंगे, हर एक चीज आपकी साथ ही साथ में रिवाइज होती जाएगी। ये है आपका सबसे पहला सेशन, दैट इज केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। इसी के साथ ही में फिजिक्स करेंगे, इसी के साथ ही में बायोलॉजी भी करेंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर वंशिका एंड वी आर एट दिस प्लेटफॉर्म दैट इज सक्सेस स्क्वायर एकेडमी। आज आपकी साइंस की क्लास हो रही है क्लास 10th के लिए एंड इसी के साथ साथ अब और भी क्लासेस होती जाएंगी अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा। आज हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 10th का MCQ मैराथन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, Which of these is a balanced chemical equation? कौन सी इसके अंदर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? आपको पता होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, जब आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। दोनों के अंदर क्या होने चाहिए? इक्वल नंबर के एलिमेंट्स होने चाहिए। उस टाइम पे आपकी इस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन माना जाता है। यही होता है। 5 सेकंड का टाइम लो, जल्दी से चेक करो कौन से में आयरन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे भी इक्वल है और आपके प्रोडक्ट साइड पे भी इक्वल है। जल्दी देखो, ये है आपका 4 यहाँ पे आयरन है, 4 यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन है, 8 यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो क्या हुआ? आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, दैट इज कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस लिबरेट होती है जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को? जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो कौन सी गैस आपकी लिबरेट होती है? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आंसर इज योर हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है? कौन सा सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है? पता नहीं ये कैसा लिखा गया है, कोई बात नहीं। इंडिकेटर बताइए, कौन सा सबसे बेस्ट एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर माना जाता है? तो इट इज मिथाइल ऑरेंज। याद रखना है इस बात को, एनसीईआरटी के अंदर की लाइन है। पीएच, चलो जी पहले हम पीएच के लिए बना लेते हैं। क्या होता है, क्या होता है बताओ? ये साइड होती है आपकी एसिडिक साइड, ये साइड होती है आपकी जी बेसिक साइड। फिर बीच का क्या हुआ? यही बीच का तो है न्यूट्रल साइड, ठीक है। यही बीच का होता है न्यूट्रल साइड, दैट इज 7। आंसर सही मिल गया हमारे को। कौन सी सॉल्ट यूज होती है टूथपेस्ट के अंदर? तो आंसर आपका सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड याद रखना, सोडियम फ्लोराइड आपका सबसे बेस्ट टूथ एनामल माना जाता है। ये बहुत अच्छा होता है आपके टूथ के एनामल के लिए, ओके। मेटल जनरली, अच्छा एक बात समझना, अब नोटिस करो क्लास 9th की वो एक टेबल थी वैलेंसीज वाली, उसका आउटर शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने देखा हो तो उसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता था? मतलब जनरली जैसे मैं मानो सोडियम की बात करूं, शेल में होते थे 1 इलेक्ट्रॉन, और मैं अगर मान लो क्लोरीन की बात करूं उसके होते थे 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते थे? 7 इलेक्ट्रॉन होते थे। ये है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वाला, ये है आपके 7 इलेक्ट्रॉन वाले। एक बात समझने की ये है कि भैया ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। तो होता क्या है ना, जब सोडियम और क्लोरीन एक साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन एकदम महाराजा बन के बैठा है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन, मेरे को तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तो राजी हूं। सही बात है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे सोडियम कैसा सोच सकता है? खुद बताओ, क्या सोडियम ऐसा सोच सकता है? नहीं, क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो तो काम है ना।
इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करो, metals generally what? Metals generally lose electron. Metals generally lose electron and form cation. cation का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। cation का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज उनका फॉर्म होता है। समझे मेरी बात यहाँ तक? क्लियर है? आगे आते हैं। अब हमारे पास में एक और चीज याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास से ना गर्लफ्रेंड चली गई, मेटल्स के पास से गर्लफ्रेंड चली गई, उसका ऑरा एकदम पॉजिटिव हो गया, मतलब एकदम बढ़िया बंदा हो गया। तो पॉजिटिव मतलब कि वो क्या बन गए? केटायन बन गए। लेकिन नॉन मेटल के पास तो गर्लफ्रेंड आई तो उसका ऑरा एकदम खराब हो गया कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is a non-metal that conducts electricity? ये चैप्टर आपका एक और क्वेश्चन में आया हुआ है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सुना होगा आपने, कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर एक वर्ड बोला गया था, एलोट्रॉप्स। क्या थे? कार्बन के एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, ये सब हमने देखे। अब हुआ क्या हमारे पास यहाँ पे कि जो एक ग्रेफाइट था ना, ये जो ग्रेफाइट था वो एक ऐसा मेटल था जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए? फ्री स्टेट में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? फ्री स्टेट में। जब वो फ्री स्टेट में होंगे तो वो क्या करेंगे? रन करेंगे। लेट्स अज्यूम वो क्या कर रहे हैं? राइट की तरफ राइट की तरफ रन कर रहे हैं। जब राइट की तरफ, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि आपका करंट कहाँ पे फ्लो होना शुरू होगा? लेफ्ट की तरफ। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके मूव कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके मूव कैसे करेंगे ये भी तो बताना चाहिए ना। तो वो मूव करते हैं आपके तब जब वो फ्री स्टेट में हो, जब वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग ना बनाए हो, किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड ना शेयर कराओ, तभी तो वो फ्री स्टेट में होंगे और तभी तो वो रन करेंगे। सही बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेफाइट जो था वो एक ऐसा अकेला नॉन मेटल होता है जो क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। क्यों? एक ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताओ कि क्यों नॉन मेटल कंडक्ट नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी? तो अभी तो कॉमन सेंस वाली बात है, जल्दी बताओ जल्दी से। क्या था कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके अंदर फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड एक कार्बन कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड आपका एक कार्बन कंपाउंड माना जाता है? तो द आंसर इज सी, दैट इज CH4। CH4 मतलब कि हाइड्रोकार्बन आपका एक ट्रू कार्बन कंपाउंड है, अकेला इसी के अंदर एक कार्बन है। ठीक है, समझ रहे हो? Which of these is a basic salt? कौन सा एक बेसिक सॉल्ट माना जाता है? बेसिक सॉल्ट कौन सा माना जाता है आपका? आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। सॉरी, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक बेसिक सॉल्यूशन देता है पानी के अंदर। वो क्या देता है? बेसिक सॉल्यूशन देता है पानी के अंदर। दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पानी के अंदर ब्लू हो जाता है? एसिड पानी के अंदर ब्लू से क्या हो जाता है? बताओ जल्दी बताओ। एसिड पानी के अंदर ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है। याद रखना, ये तो रटने वाली चीज है। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? अच्छा जी, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये दोनों साथ में मिलकर एक अकेला बना रहे हैं। मतलब कि ये दोनों क्या है? कंबाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, ओजी लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से हीट रिलीज हो।
जिसके अंदर से क्या रिलीज हो, आपकी हीट रिलीज हो। तो जो कंबशन रिएक्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। वो क्या माना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर होए, तो जो कलर चेंज होता है ना, वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा। रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलेगा, तो जो बेसिक सोडा होता है ना, बेसिक बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा आपका बेस होता है, बेसिक बेकिंग सोडा आपका बेस होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको क्या बात याद रखनी है कि जो बेसिक ओहो क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा ठीक है, बेसिक सोडा बोल रही हूँ, बेकिंग सोडा आपका बेस होता है। तो वो बेस आपका क्या कर जाता है, रेड को ब्लू में बदलता है। मेरे को तो ये टंग ट्विस्टर बिल्कुल समझ नहीं आता है, मेरी टंग ही ट्विस्ट हो जाती है ऐसे 4-5 सेम वर्ड में, बेक बेक पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो याद रखना बेकिंग सोडा क्योंकि एक बेस है, तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में बदलता है। सिंपल सी बात खत्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉपर का फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कैसे होता है, तो इट इज बिकॉज आयरन क्या करे, डिस्प्लेस कर देता है। आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। कैसे करेगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन इज द मोर रिएक्टिव। ओके, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है। कौन सा एसिड विनेगर के अंदर फाउंड होता है, कौन सा एसिड विनेगर के अंदर फाउंड होता है, ये तो आपका नॉर्मल एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल है, वो टेबल रट के जाना। अब उनका वो पूछ लेते हैं, उनके अंदर कौन सा होता है, मिथानॉल, ये सब याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। आपको पता होगा फिजिकल क्या होता है, जो बदल जाए, फिजिकल क्या होता है, जो वापस से हो जाए। जैसे कि मैंने एक आइस क्यूब ली, देखो भाई 8 आइस क्यूब ली, इस आइस क्यूब को मैंने पानी में बदला। इस पानी को मैं वापस से आइस क्यूब में बदल सकती हूँ, यस बदल सकती हूँ। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, मैंने कागज लिया, उस कागज को मैंने आग से जला दिया, ये आग से मैंने इसको जलाया, ये क्या हो गया, राख बन गई। क्या वो राख वापस पानी वो पेपर बन जाएगी, नहीं बनेगी। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट है ऑल एसिड के अंदर, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हर एक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइड्रोजन। याद रखना, हाइड्रोजन होता है। क्या बोला, कौन सी सॉल्ट फॉर्म होती है न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। आपको याद होगा, अगर आप एसिड मिलाओ और आप बेस मिलाओ, अगर आप एसिड मिलाओ और आप बेस मिलाओ, तो आपका क्या फॉर्म होता है, NaCl प्लस H2O वाटर, मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं NaOH प्लस HCl, यही होता है NaOH प्लस HCl। Na ने करा Cl के साथ रिएक्ट और आपका रिएक्ट कर दिया OH H के साथ। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे HOH के साथ रिएक्ट कर गया और आपका NaCl के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे आते हैं। Which used to set jelly, जेली सेट करने में कौन सा काम आता है, तो याद रखना हमारे पास क्या है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है वो आपका सेट करता है, कैल्शियम का सॉल्ट सेट करता है जेली को। क्लियर है, कौन सी गैस एसिडिटी को कॉज कराती है, कौन सी गैस एसिडिटी को कॉज कराती है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि CO2 को जब आप पानी से रिएक्ट कराओगे,
CO2 को जब आप पानी से रिएक्ट कराओगे तो वो एक कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, और इसी कार्बोनिक एसिड में क्या है, एसिडिटी है। तो ये बात उन्होंने वहां पे बोली है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेटल इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर प्राइमरी मेटल क्या होता है? देखो, जो ब्रॉन्ज होता है ना, वो एक एलॉय होता है। ये क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये समझो, एलॉय होता क्या है? एलॉय आपका नॉन मेटल, सॉरी, एलॉय आपका नॉन मेटल और मेटल से मिलकर बनता है। मेटल और नॉन मेटल को जब आप साथ में रिएक्ट कराते हो तो वो आपका एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म कराता है, दैट इज एलॉय। वो क्या होता है? आपका एलॉय होता है। समझे मेरी बात? अब ये एलॉय, ये जो एलॉय है दैट इज अ ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज आपका किससे मिलकर बनता है? याद रखना, कॉपर और टिन से। जब आप कॉपर और टिन को साथ में रिएक्ट कराते हो तब क्या बनेगा? आपका ब्रॉन्ज एलॉय बनेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय आता है, पूछा जाता है व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, व्हाट? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। क्लियर है मेरी बात? चलिए, विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से क्या ऑब्टेन कराया जाता है? केरोसिन। क्लियर है? कौन सा सबसे हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल है? एलोट्रोप्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ रखा है। एलोट्रोप्स वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि भैया आपका जो डायमंड होता है, जबकि डायमंड एक नॉन मेटल है, तब भी वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये क्यों बोला मैंने कि जबकि? क्योंकि एक बात याद रखना कि जो डायमंड होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं भाई, हमारी तरह। ठीक है? Which type of solution has a pH less than 7? Less than 7. Clear है? पक्का समझ आ गया? इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। एक सेकेंड, यही था ना? हाँ जी, ये एक्स्ट्रा शीट आ गई। आगे बढ़ते हैं। The reaction between a metal and acid usually produce. अगर आप एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो अभी हमने ये वाला रिएक्शन करा था, इसके अंदर क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस निकली थी। बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन सा होता है? बेकिंग सोडा बनाने के लिए ये चाहिए। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है? ये आपको बेकिंग सोडा के लिए चाहिए। मतलब बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। वो स्ट्रिक्ट बना रखी है कि भैया क्या चाहिए बनाने के लिए, तो आपको यही सॉल्ट तो चाहिए। इन सारे एलिमेंट्स को ही तो मिला के आपका बेकिंग सोडा बनता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी यही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी? CO2। CO2 क्या करती है? ट्रैप करती है आपका हीट को। ठीक है? इट हेल्प्स टू ट्रैप हीट, इट हेल्प्स टू ट्रैप हीट। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है। कौन सा एलिमेंट के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फ्लोरीन के पास होती है। ये जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ये कुछ चीजें याद रखना, फिर बता रही हूं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओ चलिए, फिजिक्स शुरू करते हैं, केमिस्ट्री खत्म। ठीक है? फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। कौन सा फॉर्मूला ओम्स लॉ के लिए? ये होता है ओम्स लॉ। क्या होता है यहाँ पे? जो वोल्टेज होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट डू आई मीन विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगा। इस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं कि भैया वो तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखना, चाहे इस क्वेश्चन में चाहे और कोई भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हो। क्या बनाते हो? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहीं से फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, यहीं से फॉर्मूला क्रिएट करें। हाँ जी करते हैं। हमारे पास क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब आपको पता है अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट लगाया जाता है, और इनके अंदर कांस्टेंट कौन सा है? रेजिस्टिविटी। क्लियर है रेजिस्टेंस का साइन? तो अगर आपको इस तरीके का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है तो बताओ, जल्दी कमेंट करो कौन सा इनमें से, नाम टाइमिंग बताना। इस टाइम पे ये आंसर आया, कौन सा? अरे भैया अभी भी नहीं समझे, ये आंसर आया, ठीक है। V is equals to IR, that is V is equals to RI, whatever, same thing। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दोगे उसे क्या कहते हैं? वाहेगुरु उसे क्या कहते हैं? आपका स्पीड कहते हैं। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। याद रखना वैक्यूम में सबसे फास्टली वो ट्रेवल करती है, ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों, अगर आप कोई भी मीडियम लेते हो, मीडियम का मतलब एयर, ग्लास, कोई भी वाटर, इन तीनों के अंदर क्या होते हैं ना बेटा? पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं इन तीनों के अंदर? पार्टिकल होते हैं। तो लाइट क्या करती है? उस पार्टिकल से ना टकराती है, टकराती है। उस टकराने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये बात याद रखना, स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि उनके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं तो उसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट रहती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है करंट को मेजर करने में? एमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। आपको पता है कनकेव लेंस कुछ इस तरीके से बनता है, उसका जो फोकल लेंथ होती है वो यहीं पर सारी चीजों से क्रिएट होती है। ये साइड कौन सी होती है? लेफ्ट साइड होती है। लेकिन अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं, उसका तो बेटा बिहाइंड द मिरर बनता है, दैट इज राइट साइड। तो आपको एक बात, ये एक ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि कनकेव लेंस का इमेज लेफ्ट साइड पे बनता है तो वो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। और इसका क्योंकि राइट साइड पे बनता है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ये मैं बात कर रही हूं, ये मैं बात कर रही हूं कनकेव की, और ये मैं बात कर रही हूं कॉन्वेक्स की। क्लियर है ये बात? पक्का जी? ठीक है, क्लियर है, बता देना कोई दिक्कत हो। ह्यूमन आई लेंस, ह्यूमन आई लेंस थिन कब होता है? याद रखना ह्यूमन आई लेंस थिन तब होता है जब उसको दूर के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं। जब उसको दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो उसका आई लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ओके, आई लेंस पतला, वो आराम से दूर के ऑब्जेक्ट देख पाता है, ठीक है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा ये तो फॉर्मूला है, पावर की एसआई यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ, मैं दो आपको ऑप्शन दे रही हूँ, कमेंट्स में बताना, वॉट, ठीक है, या फिर ओम। वॉट या फिर ओम? 1 2 3, आंसर इज वॉट। आंसर क्या होता है बेटा? वॉट होता है, याद रखना है ये चीज को। तो अभी आते हैं पावर की डेफिनेशन के ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। जब बोल रहे रेट, तो रेट का मतलब क्या है? वर्क डन को डिवाइड कर दो भैया टाइम से, बस इतना सा मतलब होता है। आंसर मिल गया। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एक ऐसी रे जो लाइट को जो स्ट्राइक कर रही है एक प्लेन मिरर पे, एक ऐसी रे जो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पे, दैट इज मतलब कोई इनकमिंग रे है जो आ रही है, और एक होती है जो जा रही है, ठीक है। तो आप आने वाली रे को क्या कहते हैं?
इंसिडेंट रे कहते हैं। याद रखना, ये होती है इंसिडेंट जो आती है, जो जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग, यही कहते हैं। बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये लॉ भी है हमारा कि एक ही प्लेन पर ये तीनों चीजें लय करती है। ये है हमारा इंसिडेंट, ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग। पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कौन सी इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है? याद रखना, प्लेन मिरर की सारी इमेज वर्चुअल होती है, ठीक है। प्लेन मिरर ना आपकी सेम प्रॉपर्टीज को के ऊपर होता है, दैट इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना हद मार के, वही प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की भी होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक करंट कहां पे ट्रैवल करता है? एक करंट कहां पे ट्रैवल करता है? तो करंट सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन, कहां पे होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस? जनरेटर के अंदर। अच्छा, मोटर में आता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की भी बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट में, और एक जनरेटर की भी बात आती है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कराते हैं। क्लियर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट क्या होता है? बेसिकली अगर आप देखो, जो करंट होता है, करंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले करंट आएगा। करंट कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस दिशा में मूव कर रहे हैं, करंट इस दिशा में मूव करने लगेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली यही आपका मैग्नेटिक फील्ड को बनवाता है। क्लियर है? यही आपका मैग्नेटिक फील्ड को बनवाता है। लाइट क्या करती है? बेंड करती है। आपको पता होगा, मान लो ये आपका एक मीडियम होता है जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। हमारा ह्यूमन वाले चैप्टर में है, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ रखा है कि जो स्टार्स होते हैं, ये हम थोड़ा समझे भी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है ये। जो स्टार्स होते हैं वो अपनी एपरेंट पोजीशन पे दिखते हैं देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट लाइन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपने क्या लिखना है? सिर्फ एक वर्ड लिखना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या लिख देना है आपने? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन है वो इस वैक्यूम से हमारे मीडियम जो ट्रैवल करते हैं, तो उसका जब वो यहाँ से एक्चुअल में यहाँ जाने चाहिए थे, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं नॉर्मल की तरफ। उस चीज को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी यही पूछा हुआ है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट वो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर। इससे उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? माइलेज इज अ फेनोमेनन ऑफ, माइलेज किसका फेनोमेनन होता है? बेसिकली ना माइलेज क्या होता है? एक रिफ्लेक्शन से होती है जो आपकी पानी जैसे दिखती है, जो एक लाइट की वजह से फॉर्म होती है और वो हमारे लैंड वगैरह पे बनती है। ठीक है? वो किसका फेनोमेनन है? तो इट इज अ रिफ्लेक्शन एयर लेयर्स। रिफ्लेक्शन होती है, अभी मैंने बताया, तो इट इज अ फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहाँ पे होती है? किसकी वजह से होती है? एयर लेयर्स के बीच में होती है। किसमें होती है? एयर लेयर्स के बीच में होती है। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ठीक है? और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई क्यों होना चाहिए? टू अवॉइड करंट, टू अवॉइड करंट का बार बार ऊपर नीचे होने को अवॉइड करवाने के लिए आपका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर, ये तो हमें पता ही है। सनलाइट 4 कलर में, 7 कलर में निकलता है। उस 7 कलर के उसको क्या कहते हैं?
डिस्पर्जन होना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन होना। विच फील्ड, कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो करंट कैरिंग वायर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है, ठीक है। करंट कैसे मेजर करा जाता है, सेम क्वेश्चन आ गया, एमीटर। वोल्टेज कैसे मेजर करी जाती है, वोल्ट मीटर। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखना। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन चेंज करवाता है स्पीड में और वेवलेंथ में, तो ऑप्शन इज बोथ। रिफ्रैक्शन आपका स्पीड में भी चेंज कराता है और वेवलेंथ में भी, बोथ, ठीक है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कौन सा इलेक्ट्रिक सेल का कंपोनेंट नहीं होता है, तो याद रखना स्विच नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्विच तो एक सर्किट का कंपोनेंट है भाई, स्विच तो एक सर्किट का कंपोनेंट है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक सेल का कंपोनेंट नहीं होता है। आगे आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास 35 क्वेश्चन आ गए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, रैप अप। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कौन सा प्रोसेस, विच प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, विच प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करवाता है, रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कराता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवाते हैं, और उन ऑफस्प्रिंग को क्या बोला गया है, न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्त अच्छा, बस यहाँ पे देखो मुद्दा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग, मेरे को लग रहा था, मेरे को पता जेन्युइनली ये लग रहा था कि यहाँ पे शायद सेम क्वेश्चन आ गया। जब मैंने खुद ध्यान से देखा तो यहाँ पे मुझे पता क्या लगा, डीऑक्सी डीऑक्सी। ओके, याद रखना स्पेलिंग इज दिस वन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ब्रेन अच्छा नहीं, ह्यूमन मेल सेल हैज टोटल कितने होते हैं, देखो यहाँ पे मेल सेल, कंफ्यूज करने के लिए होते सबके पास 46 है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रखा है, ह्यूमन मेल सेल, तो आंसर इज 46 क्रोमोसोम। ओके, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ, ब्रेन किसका पार्ट होता है, आपके नर्वस सिस्टम का। ब्रेन किसका पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम का। सबको पता है हमारा नर्वस सिस्टम कंप्राइज करता है स्पाइनल कॉर्ड को और हमारे ब्रेन को, इसके अलावा हमारे पास नर्व्स भी होती है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी नर्व्स भी होती है, ये भी याद रखना। Which part of a flower becomes fruit, कौन सा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट फ्लावर का फ्रूट बनता है। सबसे पहले जल्दी से फ्लावर का ना डायग्राम बनाते हैं, ऐसा करते हैं, ये आ गया आपका फ्लावर का, ये आप मेरे को जल्दी जल्दी से बताओगे, ठीक है, मैं जो बना रही हूँ ना उससे आप जल्दी जल्दी से अपने मन में बताते जाओ कि भैया मैं क्या क्या चीजें बना रही हूँ, ठीक है जी, बताते जाओ। ये क्या है, पेटल है, मतलब कि कलर्ड पार्ट। ये क्या है, सेपल है, ये भी फ्लावर के पेटल जैसा ही होता है, बस ये ग्रीन कलर में होता है। ये क्या है, थैलेमस है, थैलेमस, दैट इज इन द बॉटम ऑफ फ्लावर, बॉटम ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये क्या होती है, ओवरी होती है। ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और हमारे पास ये क्या है, एंथर, ये क्या है, फिलामेंट। एक चीज गायब है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओवम होते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहां से पॉलन ग्रेन निकलकर झड़कर यहां आते हैं, इस पे स्टिक करते हैं, इस पे स्टिक करके नीचे आते हैं, नीचे आके इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते हैं। ये सीड क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये सीड क्या बनता है आपका, वो फ्रूट का सीड बनता है, ठीक है, फ्रूट का
सीड बनता है। और फ्रूट का अपर वाला जो आप लेयर देखते हो वो क्या होता है, ये पार्ट होता है। ये पार्ट क्या है, यही पार्ट तो है आपका ओवरी, यही पार्ट तो है आपका ओवरी। तो इसका मतलब ओवरी इज द फ्रूट एंड द fertilized ovum, the fertilized ovum is equals to seed। याद रखना, ये डायग्राम भी याद रखना और ये चीज भी याद रखना। क्लियर है? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन इज नीडेड फॉर विजन? विजन के लिए कौन सा विटामिन नीडेड रहता है? दैट इज विटामिन ए। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है, ये भी बात याद रखना। उसके आगे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ दीज इज अ हेरिडेटरी यूनिट? हेरिडेटरी यूनिट्स कौन से होते हैं? जीन आपके हेरिडेटरी यूनिट होते हैं, क्योंकि जीन के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जीन के अंदर ही क्या होती है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन। कौन सा ऑर्गेनिज्म मलेरिया कॉज करवाता है? प्रोटोजोआ। नाम भी बता दूं, अभी आप में नहीं है, क्लास 12th की बायो में प्लाज्मोडियम। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाते हैं। कौन सा द फूड चेन स्टार्ट्स विद? फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से। तो सबसे पहले प्लांट होते हैं, प्लांट को मान लो रैबिट खा गया, रैबिट को मान लो स्नेक खा गया, स्नेक को मान लो बड़ा कोई वल्चर खा गया। तो इस तरीके से आपका स्टार्ट होती है फूड चेन। तो सबसे पहले फूड चेन आपकी प्लांट मतलब कि प्रोड्यूसर से ही शुरुआत होता है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, याद होगी ये चीज, ये आपका प्रोड्यूसर है, ये कार्निवोर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्निवोर। ठीक है, मैंने ये क्या लिखा आपको पता है, सनलाइट से ये लोग एनर्जी लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या चलता है? 10% लॉ। ये बात याद रखना कि सबसे पहले प्रोड्यूसर आपकी एनर्जी लेते हैं, 10% लॉ करवा के ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, ये इसके पास, एनर्जी ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती जाती है। क्लियर है? पर कितनी होती है? जैसे मान लो इसके पास 10,000 किलो जूल है, ठीक है, इसके पास 1000 किलो जूल आएगी, इसके पास 100 किलो जूल आएगी और इसके पास 10 किलो जूल आएगी। एनर्जी आपकी खत्म होती जाती है, 10% ही सिर्फ आगे आती है। Which hormone regulates blood sugar? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इंसुलिन। वेट अ सेकेंड। इंसुलिन। सारे के सारे हार्मोन का चार्ट ले लेना प्लीज। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन हमारा रिलीज होता है लिवर के अंदर से और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। जितना भी हम एक्स्ट्रा शुगर आती है हमारी बॉडी में, ये बस उसको कन्वर्ट कराता है इनटू ग्लूकोज, मतलब एक ऐसा चीज में जो हमारी बॉडी के लिए फिर भी बेरेबल है। समझ रहे हो? Which organ pumps blood? Of course, heart. The structure, adaptation of cactus. ये आई गेस हमारे में है नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट? दैट इज योर 69th क्वेश्चन इज योर की कौन सा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होता है कैक्टस में? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की बात करवाई गई है। तो कैक्टस क्या करता है? वाटर को अपने अंदर सेव करता है। ये उसके अंदर एक एडवांटेज, एक एडेप्टेशन होता है। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हमारे मतलब एक्ट करे हमारे को बचाने के लिए, हमारे को किसी भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स। आप कभी मेडिकल वगैरह की शॉप पे गए होंगे, वो लोग क्या देते हैं? वो लोग देते हैं आपको एंटीबायोटिक खा लो भाई। एंटीबायोटिक क्यों खा ले? क्योंकि वो एंटीबायोटिक क्या करती है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी जर्म्स वगैरह आए हैं, कुछ भी चीज आपकी बॉडी में आई है, तो उससे क्या करता है? वो मारने का मदद, हेल्प करता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आपका एक्ट करता है किसके ऊपर? एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर आता है तो उसको एक्ट करवा, मारने के हेल्प करता है।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल होता है बेसिक यूनिट। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल, सिग्नल कौन सा पार्ट रिसीव करते हैं? चलो न्यूरॉन का भी सेल क्यों बना लेते हैं। क्यों बना रही हूँ मैं, जो सब मेन इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं, बहुत गंदा बना रही हूँ मैं, पहली बात तो सुंदर सा बनाती हूँ, ठीक है। यह आपका सेल है, यह आपकी बॉडी है, इसके बाहर से ना ऐसे ऐसे करके ये निकल रहे हैं। अपना इसको सुंदर सा कर लेना छोड़ो, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये कुछ होता है, इसके ऊपर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। सेल बॉडी, निजल्स, ग्रैन्यूल, न्यूक्लियस, ये सब चीजें होती हैं। एक्सॉन, ठीक है, टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका साइनैप्स, ये भी पता होगा। तो होता क्या है, सबसे ऊपर का पार्ट एक होता है डेंड्राइट्स। इसको पता है कैसे याद रखना है, एक ह्यूमन बॉडी की तरह। ये सर है, ये बाल है, ये धड़ है, पेट वगैरह है, और ये पैर। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, और उसी फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले सिग्नल आते हैं। याद रखना, न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट होता है, और उसी डेंड्राइट इज द फर्स्ट पार्ट, और उसी के अंदर ही आपका सारे के सारे सिग्नल आते हैं। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन भी एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है। इसको कहते हैं शॉर्ट फाइबर, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट फाइबर। ये क्लियर है? तो आंसर मिल गया डेंड्राइट्स। सीड्स कब फॉर्म होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद। मैंने आपको पूरा का पूरा ये चीज बता दी है, फर्टिलाइजेशन वाली। ये बताइए, मिट गई शायद, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपके सीड्स बनते हैं, और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एक्सप्लेन क्या करता है? ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। जैसे हम मंकी से इतने बिलियन ईयर्स बाद क्या बन गए हैं? ह्यूमन बन गए हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया? इवोल्यूशन, क्योंकि वो क्या है? वो चेंजेस हुई हैं धीरे धीरे, ओवर टाइम। ऐसा नहीं था कि एक ही साथ हो गए, ओवर टाइम में वहां पे चेंजेस हुआ है और ओव्यूलेशन हुई है। कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? तो याद रखना ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। देन नेक्स्ट इज, कौन सा पार्ट ऑफ आई कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? ये तो सबको ही पता होना चाहिए कि जो आइरिस होता है, जो आइरिस होता है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो एंटर कर रही है। प्यूपिल के अंदर कलर डायफ्राम, उसके अंदर आपके पास होता है, ठीक है, प्यूपिल। बायोटिक फैक्टर मतलब कि लिविंग, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग फैक्टर। बताओ कौन सा होता है लिविंग फैक्टर? प्लांट होते हैं, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। Which disease is caused by deficiency of vitamin D? विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं बेटा? रिकेट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। Which is primary consumer? प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? सबसे पहले वाले हर्बीवोर। जो अभी मैंने आपको एक चार्ट वो बनाया था पिरामिड, उसके अंदर मैंने लिखा था ये चीज, यही चीज लिखी थी। ये थे तुम्हारे प्रोड्यूसर, ये थे तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर, ये थे तुम्हारे सेकेंडरी, और ये थे तुम्हारे टर्शरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर क्यों होते हैं? हर्बीवोर इस वजह से ही होते हैं ना, क्योंकि हर्बीवोर ही तो सिर्फ आपके प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर ओनली फीड्स ऑन प्लांट। तो सबसे पहले प्लांट को फीड करने कौन आएगा? हर्बीवोर ही तो आएंगे। हर्बीवोर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब एक नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। प्लांट्स के अंदर फूड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82, दैट इज हेरिडिटी। किससे कंट्रोल होते हैं? हेरिडिटी आपकी क्रोमोसोम्स कंट्रोल करता है। अब ये क्या है पहले समझते हैं। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना ऐसे थ्रेड लाइक फाइबर्स पड़े होते हैं। ये थ्रेड लाइक फाइबर्स को क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन तब कहते हैं जब सेल आपका डिवाइड नहीं कर रहा होता।
जब सेल आपका डिवाइड क्या नहीं कर रहा होता, समझ आ गए? जब सेल का डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स इस तरीके से बन जाते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। अगर मैं इसको एक अच्छे से बनाऊं, एक सेकेंड, इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से कुछ ये बन जाते हैं, ठीक है। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स उस टाइम पे इन्हें क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम बोला जाता है। इन क्रोमोसोम के ऊपर ना बेटा छोटे छोटे से ना बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन बीट्स लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जीन। ये जो जीन होते हैं ना, ये कंट्रोल कराते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, कंट्रोल कराते हैं हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, समझ रहे हो? ये हुआ। तो अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा कि हेरिडिटी किससे कंट्रोल होती है? जीन से। अब जीन का तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम, तो वो क्रोमोसोम भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे मेरी बात मैं क्या बताना चाहती हूँ? कौन सा डीकंपोजर है? डीकंपोजर का क्या मतलब होता है? जैसे पेड़ है, ये पेड़ में से सूख के पत्तियां नीचे गिर गई, चाहे वो सूखी है या फिर चलो उड़ के गिर गई, उसके अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स तो है। ये जब जमीन पे गिरती है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि अर्थवर्म। वो अर्थवर्म आते हैं और इसको खाना शुरू करते हैं। जब वो इसको खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? आपको पता है ये नीचे क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं? इसके सारे के सारे मिनरल्स आ जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर क्या होता है? इसके सारे के सारे मिनरल्स आ जाते हैं। एंड इसी चीज को क्या बोला जाता है? डीकंपोजिशन। इसी चीज को क्या बोला जाता है? डीकंपोजिशन। फिर ये मिट्टी के मिनरल प्लांट वापस से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब वगैरह कर लेते हैं, ये सारी चीजें होती है। अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर। अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम ऑन। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? कुछ आइडिया है किसी को? तो इंसेक्ट की एक बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, डेज टू वीक की। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर ओवरी में होती है। प्लांट है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस में भी ओवरी में ही होती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इस तरीके से होती है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ऐसे ओवरी होती है। इस ओवरी के अंदर से ओवम बाहर निकलता है। यहाँ पे होता है एम्प्यूला नाम का एक रीजन फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे आता है। यहाँ पे स्पर्म आता है और इसके साथ क्या करते हैं? मिलते हैं, और इस चीज को क्या कहते हैं? आपका फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई गेस यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन for this marathon series. I'll come again, I'll teach you again, and I hope आपको सब समझ आया। अगर कुछ समझ नहीं आया, you are here to go. आप बताओ, मेरे से पूछो, I'll answer you all. ये थे सारे के सारे, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, सारे के सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर डालने की कोशिश करी है। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट उसमें हम और क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।